हिंदी के गलियों के माध्यम से आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 7। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इतनी सी बात पर इतनी नाराज हो? पागल। हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूं, तुम आओ या 1000 बार न आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं, अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम्हें तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो पूरी बात भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझाकर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो यूं अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस करने के लिए भी कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश दिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी का हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना, तुम्हें कहते क्या लगता है गेसू ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब से है तुम्हारा इम्तिहान? चाहे जब हो, मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा आज देखो कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम किताबों में लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की भी जरूरत है। चंदर ने छुटकारा पाने का कोई रास्ता न पाकर कहा। आज दोपहर को जरूर से, सुधा ने फिर आंख नचाकर कहा। लो पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूल काय के से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन की उम्र के साथ साथ उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी। लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों पर चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था। लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए। लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करती थी। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खन्नी, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा, रुक गए और बोले, हेलो, हो गया टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस्टर क्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है, अब तो बहुत बड़ी हुई होगी। अभी शादी नहीं हुई? मैंने तो सोचा मिले या न मिले। नहीं, वह यही है,
शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ है, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा, पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, जरा उसको ठीक कर दो। तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी। ए खाओगे? सुधा ने बड़ी दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम, लो। सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे तस्तरे में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई, सहूर नहीं जरा सा। चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं, फिर और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नैन दो, अंधा कहे मेरी आंख फोड़ो। सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे इंक लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में पोंछ दिए स्याही की और बेतकल्लुफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो और बिगड़ेंगे कि धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर छोर अपने कमर में कस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाकर सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि के बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी इन लोगों की विशेषता होती है और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्च श्रृंखल होने पर भी जो चीजें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति इनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसीलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिखने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर वह अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज में सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे और फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के भवन की बोझ है।
और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा और उसे आशा थी कि एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज पर देवता बन सकेगी। इसीलिए जब वह बैठकर कानपुर के मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था तो उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त ऐसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपनी देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बसिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्धि और बहुत प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, और वह यह भी जानता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने की ही जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अस्वस्थ और पाश्विक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हैं। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता था वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति सचेत और जागरूक रहता था। वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूंकि अपने में भी सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसीलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था कि काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसीलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना? डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठते हुए बोले। चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जात व्यवस्था पर नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुम्हार बातना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जात व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन संस्कृत परंपराओं की तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जात इतनी दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक न हो तो मानव उनसे छुटकारा मांग लेता है। और जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या यह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोली। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आजादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते।
और कभी भी वे लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जात व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी एक दो पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा, इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को तो कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता, यह एक सामाजिक तथ्य है और इसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जात में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो एक जात की लड़की दूसरे जात में जाकर अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की, एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्त का लड़का, उसकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जात के लड़के लड़कियां अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों न विवाह की इजाजत दी जाए। गुनाहों का देवता भाग 7 यहीं तक। अगले वीडियो में फिर भाग 8 के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।